हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के बायोलॉजी सेशन में आपका स्वागत है। आफ्टर स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेसेस, जो कि क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। उसका जो पार्ट है रेस्पिरेशन, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरह से आप उसको डिफाइन करते हो, किस तरह से रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं और किस तरह से आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो किसी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ये बात अपने को समझ में आती है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी ये कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए अपन चले आते हैं कि एनर्जी का आप किस किस बेसिस पे बोल रहे हो कि आपको एनर्जी मिलेगी। तो हमने कहा हमारे पास फूड मटेरियल है, उससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, इसलिए हमको सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म दिमाग में रख के चलना है वो रख के चलना है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के प्रोसेसेस को करेगा, अलग अलग तरह की मैकेनिज्म यूज़ करेगा एनर्जी के लिए। हम देखते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से अपने आप को डील कर रहा है आगे। इसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन इसकी बॉडी में जाएगा एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने जाओ तो ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं इनहेल करना, और एक पार्ट होता है एक्सहेलेशन, जिसमें हम गैस को हमारी बॉडी से बाहर करते हैं। इंस्पिरेशन जो होता है वो नॉर्मली O2 रिच होती है। एक्सहेलेशन में हम हमारी बॉडी से निकलने वाला जो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव करते हैं। इंस्पिरेशन में O2 का क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है। और जब आप बात करते हो एक्सहेलेशन की, तो इसमें CO2 का रिमूवल किया जाता है। तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसके थ्रू हमने ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ले लिया है। ये जो ऑक्सीजन रहती है ये रिएक्ट करती है फूड मटेरियल के साथ में। फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का जो क्लासिकल एग्जांपल है वो हम लेके चलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हमने क्या किया, रिएक्शन करवाया। ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, ये पूरी प्रोसेस बॉडी में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही है। और इस प्रोसेस का जो रिजल्ट ही रहता है वो ये रहता है कि एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम एनर्जी करेंसी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको अपन कुछ यूँ लिख सकते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। सेलुलर लेवल पे बात करी जाती है कि ये सेल की एनर्जी करेंसी है, बट सेम थिंग है। तो फूड को आपने क्या दिया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करी। फूड का जो एग्जाम्पल अपन लेके चले थे वो कौन सा लेके चले थे, ग्लूकोज। और पूरी प्रोसेस जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, बॉडी में हो रही है। एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी किस फॉर्म में हुई, एटीपी के फॉर्म में। और यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ है। तो ये एक बेसिक फ्रेम है जो कि अपने को दिमाग में रख के चलना है कि एक्चुअल में अपन करने क्या वाले हैं। ऑक्सीजन को अपन यूज करने वाले हैं फूड मटेरियल के साथ में। अब ये जो एटीपी रहेगा इसकी कब रिक्वायरमेंट रहेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट तब रहेगी जब हम क्या करने वाले हैं, जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं।
तो ऑर्गेनिज्म जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको कौन फुलफिल करने वाला है? उसको एटीपी फुलफिल करने वाला है। तो ये बात पे अपने को समझ में आती है। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे चल रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही है। हमने अभी तक जो समझा वो ये समझा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी हमको मिल रही है। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली दो टाइप के रेस्पिरेशन है। एक जो रेस्पिरेशन हो जाएगा उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले अपन इसके टाइप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप क्या स्टोरी है टाइप की। तो एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा अपने को उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपन वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनारोबिक में क्या होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहली चीज अपने को दिमाग में रखनी है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम बात करते हैं कि जो हमारा एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन है, एटीपी का फॉर्मेशन, वो ज़्यादा होता है। और एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इस पूरी प्रोसेस में जो हमारा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है उसमें। एनारोबिक रेस्पिरेशन O2 इसमें एब्सेंस की बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन का आपने बहुत यूज़ नहीं किया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का। तो जो एटीपी लेवल रहेगा वो थोड़ा सा लो रहेगा। और इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को इन्वॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट थिंग जो अपने को दिमाग में रखनी है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन था इसका जो प्रोसेस हुई थी ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुई थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए अपने को जगह याद रखनी पड़ेगी। जो जगह है वो जगह है साइटोसोल। एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले सारे एंजाइम साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे प्रोसेस चल जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। थोड़ा सा हम एटीपी काउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप एरोबिक की बात कर रहे हो और एटीपी ज़्यादा बनने की बात कर रहे हो तो नंबर थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये नंबर हो सकता है या तो 38 या ये हो सकता है 36 एटीपी। दोनों वैल्यू सही है, दोनों का बनने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, 38 या 36। लेकिन जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी सिर्फ 2 एटीपी। 2 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस जो होती है उसको पहले मैं एरोबिक के फॉर्म में आपको समझा देता हूँ, फिर उसको अपन वहाँ से एनारोबिक रिमूव कर देंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज़ हमारे हाथ में होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ये जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है ये हो सकता है ग्लूकोज हो, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ये अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। ये फैट हो सकता है। नॉर्मली हम तीनों में से जिसको सिलेक्ट करके चलते हैं कि जो हमारा प्रेफर्ड मटेरियल है जिसके जिसको हम ब्रेक करना चाहते हैं वो होता है नॉर्मली ग्लूकोज, जिसको हम आगे लेके जाते हैं। अब एनसीईआरटी में और अलग अलग रेफरेंस बुक्स में ग्लूकोज को ही एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मान के आगे बढ़ा है। तो हम भी जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की स्टडी करने वाले हैं वो किसकी स्टडी करने वाले हैं? ग्लूकोज से ही हम पूरा पाथवे रन करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन या तो मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, और किस तरह से आगे की प्रोसेस जाती है वो सारी बात हम इसमें करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअल में हमने किया क्या। हम लेके चले एक रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जिसका नाम था ग्लूकोज। तो हम यहाँ से आगे बढ़े।
हमने स्टार्ट किया पूरी स्टोरी ग्लूकोज के साथ में। इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, इस ग्लूकोज के साथ एक रिएक्शन होती है, और ये जो ग्लूकोज रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है एक नए सबस्ट्रेट में जिसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। जिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में दो चार पॉइंट अपन दिमाग में रख लें कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस का जो नेट गेन एटीपी होता है, अगर मैं नेट गेन की बात करूं, वो होता है 2 ATP। ग्लाइकोलाइसिस चलती कहां पर है, तो ये चलती है साइटोसोल में। इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में जो कि होते हैं 3 कार्बन। तो पायरुविक एसिड यहां पर आ जाता है। अब जैसे ही पायरुविक एसिड यहां पर आ जाता है, हम बात करते हैं फैट ऑफ पायरुविक एसिड की। हमारे सामने पायरुविक एसिड के 3 फैट आ जाते हैं। फर्स्ट फैट जिसमें अपन बात करते हैं कि जो पायरुविक एसिड है इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। सेकंड फेज जिसमें अपन बात करते हैं कि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन जो मिलेगी वो थोड़ी सी कम मिलेगी, और थर्ड फेज में अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। तो अपन पहले तीनों तीनों केस समझ लें कि तीनों केस के कहना चाहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, इस केस में ऑक्सीजन जो है वो लो है, और थर्ड केस में हम बात करते हैं ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। तीन अलग अलग केस अपन ने देखे। पहले केस में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। दूसरे केस में अपन ने बात करी कि जो ऑक्सीजन है वो लो है। और तीसरे केस में अपन बात करने वाले हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कैसी हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो 3 फैट यहाँ पर होने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, तो ये प्रोसेस चले जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो इसका रिजल्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसके साथ में रिलीज होती है 38 ATP अगर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है तो। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑक्सीजन लो है, तो ये केस अपने को दिखता है मसल्स में, और उस केस में जो फॉर्मेशन होता है वो रिजल्ट का फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। और अगर O2 एब्सेंट है तो इसमें हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस जो रहेगी ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरफ जाएगी, और ये यीस्ट में हम देखने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 ATP फॉर्मेशन भी होगा, लेकिन साथ में फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का। लैक्टिक एसिड के साथ में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है और 2 ATP निकलने वाले हैं। तो पायरुविक एसिड का जो फैट है वो अपने को ये बता रहा है कि आपके पास या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकले, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड निकले, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल निकले। अगर O2 एब्सेंट है तो उसको हम डिस्कस करेंगे यीस्ट में। यीस्ट जो कि किंगडम फंजाई का मेंबर है। मसल्स एक यूकैरियोटिक सेल है, और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से हम करने वाले हैं, तो वो भी एक यूकैरियोटिक सेल रहेगा। और नॉर्मली ये प्लांट एनिमल इस तरह की कैटेगरी में चले आते हैं, प्रोटिस्ट इस तरह की कैटेगरी में चले आते हैं। अगर किंगडम की बात करें तो यीस्ट जो है किंगडम फंगस का मेंबर हो जाएगा। अगर आप यूकैरियोट की बात कर रहे हो तो ये किंगडम हम बात करते हैं एनिमेलिया, कि एनिमल सेल में चलेगा।
ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिल जाएगा, ये आपको प्रोटिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्रोटिस्ट मतलब जो यूनिसेलुलर होते हैं, वहां पे आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करके देखते हैं क्या हो सकता है। और हमने अभी तक जो देखा वो देखा रेस्पिरेशन की टाइप्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, किस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और जो ओवरऑल पायरुविक एसिड का फैट है उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम पहले बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड। हमारा पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे हमारे सामने है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का अपने को करना है कंप्लीट ब्रेकडाउन। कंप्लीट ब्रेकडाउन। रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट लिया था वो अपन ने लिया था ग्लूकोस। इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहेगी, O2 इसमें इन्वॉल्व रहेगी। हमने स्टार्ट करी पूरी स्टोरी ग्लूकोज के साथ में। ग्लूकोज हमारे पास है, उस ग्लूकोज को हम लेके गए ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद यहां पर हमारे पास बना पायरुविक एसिड। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड। इसी के साथ में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इस पायरुविक एसिड को अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाऊं, ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है, और इसको मैं कहां पे ले जाऊं, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाऊं, तो ये मुझे दे देगा 38 एटीपी। लेकिन इसके साथ में रिलीज होंगे 6H2O प्लस 6CO2। ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है ग्लूकोज से, ये 38 एटीपी वाली, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये समरी है उस रिएक्शन की। ये सिर्फ हमने समरी यहाँ पे बना रखी है। पूरी स्टोरी में ग्लूकोज जो रहता है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। ये पायरुविक एसिड को हम लेके जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया या तो उसको थोड़ा सा और अगर अपन अच्छे से देखें डिटेल में, तो ये जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जैसे ही ये पहुंचता है, वहां पे ये एक साइकिल को रन करता है, जिस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आती है, वो थर्ड स्टेप आती है कि आपको फॉर्मेशन करना है एटीपी का, तो उसके लिए अपने को एक प्रोसेस को रन करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो चीज होती है बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन का यूज होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक एडीपी आएगा, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, और एक एंजाइम के थ्रू जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस, उसके थ्रू ये बनाएगा एटीपी। ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम का नाम यहाँ पर नोट कर लेना साइड में स्टार लगा के, ये नाम है एटीपी सिंथेस। और ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर। इस एटीपी सिंथेस वाला जो पार्ट है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में F1FO पार्टिकल के नाम से जानते हैं। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा हो तो यही बात अपने को समझ में आ रही है कि इतनी प्रोसेस यहाँ पर चल रही होती है।
कुछ स्पेशल पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें हम। पहली जो स्टेप थी वो थी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन हमारा हुआ था 2 ATP। उसके बाद बना ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड गया क्रेब्स में। इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में और इस क्रेब्स की प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास होता है 1 ATP का फॉर्मेशन। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हमारे सामने कुछ रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं NADH और FADH2। ये NADH और FADH2 रिड्यूसिंग कोएंजाइम है, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ETS में जाते हैं, और इन दोनों की हेल्प से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इस गैस को हम टिश्यू से रिटर्निंग ब्लड में डालते हैं, जो कि इसको वापस से रेस्पिरेटरी पूरा पाथवे कवर करते हुए नोज से बाहर कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया और इसी के साथ में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ब्रीदिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में चलने वाली है। ब्रीदिंग का मतलब जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेंटिलेशन, जिसमें ये जो ऑक्सीजन है इसको हम नसल कैविटी के थ्रू पूरा ट्रैकिया, लंग्स के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू हम हमारे ब्लड कैपिलरी में डालते हैं और फिर वहाँ से ये क्या करती है, टिश्यू में पहुँचती है और टिश्यू से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है ये मेटाबॉलिज्म के बाद इसको वापस रिटर्निंग ब्लड में डाल देते हैं। इस चीज़ को हम डबल सर्कुलेशन में एक बार फिर से समझेंगे, बट अभी तक के लिए जो दो नाम यहाँ पे लिखे हैं इनको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये NADH और FADH2 जो है ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग कोएंजाइम। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं या सिस्टम में जाते हैं और 38 ATP का फॉर्मेशन करवा देते हैं। नेक्स्ट चीज जो अपन देखते हैं वो देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन भी कहलाती है। फर्मेंटेशन, अब जो फर्मेंटेशन है ये बेसिकली 2 टाइप का है। फर्स्ट फर्मेंटेशन जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक जो है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां पे अपने को दिमाग में रखना है जो ब्रेकडाउन होगा वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस तरह से पूरी कहानी चलती है और क्या क्या इसमें अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि ह्यूमन मसल सेल। ह्यूमन मसल सेल की पूरी स्टोरी है। ह्यूमन मसल सेल का जो फॉर्मेशन करना है वो ATP का फॉर्मेशन करना है।
और इस पूरी प्रोसेस में ये जो एटीपी फॉर्मेशन होता है ये लैक्टिक एसिड के थ्रू होने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। इस पूरी प्रोसेस में हमने बात करी कि ऑक्सीजन जो है वो कम है, ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल अगर लो हो गया और मैं किसी मसल को यूज कर रहा हूं तो जो सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा और डिमांड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमारी मसल जो कि क्या कर रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो करती है अपना स्विच और ये चालू कर देती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि मसल्स में स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल। और ये मसल्स में पेन कॉज करता है ताकि जो मसल यूज कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा उसको रोक दें, क्रैम्प्स आने लगते हैं। और जब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हो तो ये लैक्टिक एसिड जो रहता है, ये लैक्टिक एसिड एक साइकिल के थ्रू वापस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। साइकिल का नाम है कोरी साइकिल। और इस पूरी प्रोसेस में जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है लिवर। ये वापस से साइकिल चला लेगा, ग्लूकोज बन जाएगा और ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोलाइसिस रन कर लेगा और पूरी प्रोसेस वापस हो जाएगी। अपने को सिर्फ यही दिमाग में रखना है कि जब आपने स्विच किया था तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑन हो गया था। इस लैक्टिक एसिड को अगर आपको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपने को एक साइकिल लगता है, उस साइकिल का नाम है कोरी साइकिल। और ये कोरी साइकिल जिस ऑर्गन में चलती है उस ऑर्गन का नाम है लिवर। ये 2 पॉइंट अपने को बस दिमाग में रखने हैं। लैक्टिक एसिड, इस पूरी प्रोसेस में लैक्टिक एसिड जो रहता है, अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूं या दो पायरुविक एसिड से इसको लेके जाऊं तो जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा 2 लैक्टिक एसिड, 2 लैक्टिक एसिड बने प्लस 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। प्लस यहाँ पे क्या होता है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसी के साथ में CO2 का रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट थिंग जो अपन देखते हैं वो देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल फर्मेंटेशन। इसमें हम बात करते हैं इथेनॉल फॉर्मेशन की। और इथेनॉल फॉर्मेशन भी जो होता है वो 2 इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, साथ में 2 CO2 रिलीज हो जाता है और 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन में। अल्कोहल फर्मेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म अपन दिमाग में रखेंगे वो रखेंगे यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, शुगर ब्रेक डाउन करता है, शुगर ब्रेक डाउन होगा। इस पूरी प्रोसेस में हम बात करते हैं ऑक्सीजन का कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑक्सीजन जो रहेगी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। इसके ऊपर अपन ने बात करी थी लो के लिए, यहाँ पे हम बात करेंगे एब्सेंट है, ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट है। यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। शुगर का जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, 2 CO2 होते हैं और 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है अल्कोहल फर्मेंटेशन, यीस्ट। इंडस्ट्रियल लेवल पर इस अल्कोहल फर्मेंटेशन को हम यूज़ करते हैं और इथेनॉल का फॉर्मेशन हम करते हैं इसके थ्रू। इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये जो पूरी प्रोसेस रहती है ये यीस्ट द्वारा मीडिएटेड रहती है। तो पहला अपने को दिमाग में रखना है कि आपने बात करी यीस्ट से रिलेटेड, दूसरी बात आपने करी ह्यूमन मसल सेल से रिलेटेड, और तीसरी बात आपने करी एक नॉर्मल सेल से रिलेटेड जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन को रन करेगा और एरोबिक रेस्पिरेशन को जब वो रन करेगा तो उसमें फिर अपन बात करते हैं कि ओवरऑल जो है वो चीज़ें इस तरह से चल रही है, जिसमें पहले जो रहेगा वो ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद क्रैब साइकिल रन होगा, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और फाइनली जब मैं रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स को
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेकर जाऊंगा तो वो कितने एटीपी बना देगा, 38 एटीपी बना देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो अपने को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तो आप इसको अच्छे से देख लें। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस NADH और FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलाया, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स और क्रैब साइकिल के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना अच्छे से नोट करिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, और इन केस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को जल्दी जल्दी सॉल्व करके आपको दे दूँ।